हेलो। एनर्जी ऑफ लिक्विड से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। लास्ट टाइम हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी देखा था, राइट। A1 V1 ρ1 इज इक्वल्स टू A2 V2 ρ2। और एक अब काफी कह सकते हो कि क्रांतिकारी डिस्कवरी हुई थी लिक्विड डायनामिक्स में, जिसका नाम है बर्नौलीस इक्वेशन। तो वो बर्नौलीस थियरम को पढ़ने से पहले उसके कुछ छोटे छोटे हिस्से समझ भी लेने चाहिए, मेमोराइज भी कर लेने चाहिए। हिस्से मतलब वो फॉर्मूलाज ही है। तो प्रेशर एनर्जी है, राइट। और फिर बाद में है ग्रेविटेशनल एनर्जी और तीसरी काइनेटिक एनर्जी, और उसके अलग अलग फॉर्मेट्स है। सो एनर्जी ऑफ लिक्विड में सबसे पहले वाला है प्रेशर एनर्जी। एनर्जी का मतलब वर्क डन, राइट। सो शुड नॉट बी very difficult to understand. Pressure energy, it is the energy possessed by the liquid by virtue of its pressure. जो भी एनर्जी प्रेशर की वजह से है उसको हम कहेंगे प्रेशर एनर्जी। इट इज द मेजर ऑफ द वर्क डन इन पुशिंग द लिक्विड इन द वेसल अगेंस्ट द प्रेशर विथाउट इम्पार्टिंग एनी वेलोसिटी टू इट। मतलब कोई भी वेलोसिटी दिए बिना मुझे लिक्विड को थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट देना है, राइट। थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट देना है, या तो मैं यहां से यहां तक लेकर आ जाऊं या यहां से यहां तक लेकर आ जाऊं। वैसे तो कह रहे हैं कि मेजर ऑफ वर्क डन इन पुशिंग द लिक्विड इन द वेसल अगेंस्ट द प्रेशर। तो प्रेशर उसको ऐसे लेकर जा रहा है, बट मैं उसको अगेंस्ट द प्रेशर इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देता हूं। सो वर्क डन कितना हो जाएगा? सो वर्क डन इज सिंपल फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एक्स है, राइट। कितना फोर्स मैंने दिया होगा just to counteract this pressure, just to counteract this pressure मैंने कितना फोर्स दिया होगा, राइट। प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया, तो उसमें से मुझे फोर्स मिल जाएगा प्रेशर इंटू एरिया इंटू एक्स। सो दिस इज द प्रेशर एनर्जी। ये जो भी वर्क डन है अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर एनर्जी एट दैट पॉइंट। मतलब इस पॉइंट पे प्रेशर एनर्जी है PAX। इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, राइट। लिक्विड को मैंने इतना धक्का मारा यहां से लेके यहां तक, तो इस पॉइंट पे प्रेशर एनर्जी आ गई, जो मिलेगी प्रेशर इंटू ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, लेट्स से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, और जो भी डिस्प्लेसमेंट दिया है वो प्रेशर एनर्जी। अब प्रेशर एनर्जी के अलग अलग फॉर्मेट्स भी है। प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। सो ये जो भी एनर्जी मिली उसको अगर मैं वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं तो वॉल्यूम कैसे मिलेगा मुझको? एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट। सो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज गिवन बाय P। समझना भी है, अच्छे से मेमोराइज भी करना है। और फर्दर मैं ये भी ढूंढ सकता हूं प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, राइट। मतलब कि मैंने कितने मास को धक्का मारा, सो दैट इज प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास। सो प्रेशर एनर्जी थी PAX, और कितने मास को मैंने धक्का मारा, तो मास विल बी गिवन बाय वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। कितना वॉल्यूम धक्का मारा मैंने, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम का रिप्लेसमेंट। सो P बाय रो इज द प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास। सो देखो एनर्जी PAX, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम P, और प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास P बाय रो। इतनी एनर्जी इस लिक्विड के अंदर रहेगी बिकॉज ऑफ द प्रेशर, बिकॉज ऑफ द प्रेशर। फिर नेक्स्ट है एनर्जी ऑफ द लिक्विड पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इसीलिए होती है हाइट की वजह से, राइट। सो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh, और वो कितनी हाइट पे है। तो ये जो लिक्विड है कितनी हाइट पे है, बता सकते हो कितनी हाइट पे है? ये वाली हाइट लेंगे, लेट्स से ये ग्राउंड का सरफेस है तो ये वाली हाइट लेंगे। गलत। लिक्विड की हाइट हमेशा फ्री सरफेस से ही गिनी जाती है, मैंने पहले भी बताया हुआ है।
सो लिक्विड की हाइट हमेशा फ्री सरफेस से ही लो। यहां से कैलकुलेट करोगे कि यहां से कैलकुलेट करोगे? एवरेज डिस्टेंस लो, ना ऊपर से ना नीचे से, ये बीच में से जो एवरेज डिस्टेंस है, लेट अस से इट इज गिवन एज h। तो पोटेंशियल एनर्जी गिवन बाय mgh। फिर पोटेंशियल एनर्जी mgh, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सो वॉल्यूम तो था ही, वॉल्यूम को हम कैसे लिख सकते हैं? लेट से v लिख दिया मैंने वॉल्यूम को। फर्दर डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को मैं रिप्लेस कर सकता हूं मास अपॉन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। सो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम विल बी रो जी एच। दिस इज द प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब ये जो लिक्विड है उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? ये जो भी लिक्विड है इस लेवल में mgh, और ये जो लिक्विड है उसमें पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि 1 cm³ का मैं वॉल्यूम यहां से निकाल लूं ये लिक्विड का, या 1 cm³ का वॉल्यूम मैं यहां पर कंसीडर करूं, तो उसके पास में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? रो जी एच, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ग्रेविटी, और वो कितने हाइट पे है। सेम वे अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास ढूंढूं तो mgh बाय m गेट्स कैंसल्ड, सो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास विल बी gh। ये है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। पोटेंशियल एनर्जी mgh, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रो gh, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास gh। ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी। और तीसरी टाइप की एनर्जी जो लिक्विड के पास होगी, कहीं पे भी ले लो, जनरली ये ओपनिंग है तो हम यहां पर कैलकुलेट कर रहे हैं। अब तुमको यहां पर कैलकुलेट करना है तो वो वाली हाइट लेना, और उसी हाइट के हिसाब से तुम प्रेशर एनर्जी भी ढूंढ पाओगे, राइट? प्रेशर एनर्जी P अगर इस हाइट पे कैलकुलेट किया है तो उस हाइट के हिसाब से कितना प्रेशर होगा, हाइट इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी कैलकुलेट कर सकते हो, राइट? इस हाइट पे तो किसी भी हाइट पे ढूंढ सकते हो तुम। एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, राइट? अभी तो मैं इसी हाइट पे ढूंढ रहा हूं, सो यही हाइट मैं कंसीडर करता हूं। ये ले लो या सेंटर से ले लो h, राइट? काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी अगर मैं यहां से लिक्विड को रिलीज होने दूं, लिक्विड को रिलीज होने दूं तो उस लिक्विड के पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, राइट? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv²। इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी वो लिक्विड के पास में। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, सो हाफ, राइट, mv² अपॉन वॉल्यूम। इसको फर्दर मैं लिख सकता हूं हाफ mv², राइट? वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं मास इंटू डेंसिटी। मास मास कैंसल, मास अपॉन डेंसिटी, मास इंटू डेंसिटी नहीं, मास अपॉन डेंसिटी, मास मास कैंसल। सो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू हाफ रो v²। ये जो v है थोड़ा स्टाइलिश वाला, न्यू, ग्रीक अल्फाबेट न्यू, वो वाला v बनाना है, क्योंकि कैपिटल V तो वॉल्यूम में भी यूज होता है, वॉल्यूम फ्लो रेट में भी यूज होता है। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ रो v², मतलब इतना यहां पर मैं यूनिट वॉल्यूम कंसीडर करूं 1 cm³ या 1 m³, तो उसके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी जब उसको रिलीज कर दूंगा मैं। अभी मूव नहीं कर रहा है, राइट, बट मूव कर रहा हो तब। और फिर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास अगर मैं ढूंढूं तो हाफ mv² और डिवाइडेड बाय मास। सो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास विल बी इक्वल टू हाफ v²। सो तीनों फॉर्मेट्स याद रखने हैं, ये पर यूनिट मास, पर यूनिट वॉल्यूम, वैसा ही प्रेशर के टर्म्स में, वैसा ही पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में, और वैसा ही काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में। सो इन तीन टॉपिक से ये पता चलता है कि तुम कहीं पर भी लिक्विड को कंसीडर कर लो, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है, उसके पास प्रेशर एनर्जी होती है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होती है, राइट?
फिर अब आगे चलते हैं बर्नौलीज के इक्वेशन की तरफ। बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज थ्योरम क्या कहता है कि फॉर ए स्ट्रीम लाइन फ्लो, ये एक चीज ऐसा कह सकते हो कि लिमिटेशन है बर्नौलीज थियरम की, बर्नौलीज इक्वेशन की, कि फ्लो स्ट्रीमलाइन कहते हो या लैमिनार होना चाहिए, मतलब बहुत यूनिफॉर्म होना चाहिए। ये स्ट्रीम लाइंस दिखाई हुई है डॉटेड लाइन से। ऑफ एन आइडियल लिक्विड, आइडियल लिक्विड वो होता है जो इनकॉम्प्रेसिबल है, कॉम्प्रेस नहीं कर सकते उसको। वैसे तो सारे लिक्विड ही इनकॉम्प्रेसिबल ही है, बट थोड़ी कॉम्प्रेसिबिलिटी होती है उनमें, थोड़ी बहुत कम। जैसे हवा को हम काफी हद तक कॉम्प्रेस कर सकते हैं, वैसा लिक्विड को नहीं कर सकते। लिक्विड बहुत स्लाइटली कॉम्प्रेसिबल होते हैं, या ऐसा कह दो नेग्लिजिबल कॉम्प्रेसिबल होते हैं। तो लिक्विड सारे आइडियल ही है। द टोटल एनर्जी, यानी कि प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास रिमेन्स कांस्टेंट एट एवरी क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट द लिक्विड फ्लो। अब इसमें यहां पर वर्ड कांस्टेंट लगा दो, या तो फिर यहां पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, या ऐसा भी कह दो कि पर यूनिट मास रिमेन्स कांस्टेंट। ये तीनों ही बर्नौलीज थियरम के स्टेटमेंट्स है। पर यूनिट मास रिमेन्स कांस्टेंट, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, टोटल एनर्जी पर यूनिट, टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, टोटल एनर्जी पर यूनिट मास रिमेन्स कांस्टेंट। राइट। तो टोटल एनर्जी मतलब प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, या तीनों एनर्जी होगी लिक्विड के पास, या कोई भी एक होगी, या कोई भी दो होगी। तो वही मैंने यहां पर कहा कि देखो इसमें तो अभी फिक्स है, तो इसके पास तो अभी काइनेटिक एनर्जी नहीं है, बट अगर वो फ्लो करना शुरू कर देता है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी। लेट्स से अगर यहां से ये नल खोल दिया है और लिक्विड फ्लो हो रहा है, राइट, तो जो भी लिक्विड है उसके पास प्रेशर एनर्जी भी होगी, राइट, हाइट की वजह से, प्लस पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, राइट, mgh, प्लस उसके पास में काइनेटिक एनर्जी भी होगी, हाफ mv²। तो तीनों तरह की एनर्जी होगी। बट अगर अभी नल बंद है तो ये वाली एनर्जी उसके पास जीरो है। तो ऐसा नहीं कि तीनों एनर्जी प्रेजेंट है, तीनों एनर्जी का सम कांस्टेंट रहेगा। अब जरूरी नहीं है कि तीनों एनर्जी हो ही, कोई भी एक भी एनर्जी हो सकती है, राइट। सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी हो, प्रेशर एनर्जी ना हो। अगर तालाब है, राइट, किसी माउंटेन में, समझ लो यहां पर कोई तालाब है, ये लिक्विड बॉडी है, तो हाइट तो है नहीं, सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही एक्ट हो रहा है, तो इसके पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है। प्रेशर एनर्जी भी नहीं है क्योंकि थिकनेस बहुत कम है, बहुत गहरा तालाब नहीं है, लेट्स से इतनी ही डेप्थ का तालाब है, तो प्रेशर एनर्जी ऑलमोस्ट नहीं है। बट क्योंकि जमीन से काफी हाइट पे है, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो तीन तरह की एनर्जी, जरूरी नहीं है तीनों एनर्जी हो, जरूरी नहीं है कि तीनों ना भी हो। तो डिपेंड करता है किस तरह का क्वेश्चन, किस तरह की सिचुएशन दी हुई है। तो बर्नौलीज थ्योरम क्लियरली कहता है कि स्ट्रीमलाइन फ्लो आइडियल लिक्विड का अगर हो तो टोटल एनर्जी एट ए विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी, राइट। अब ये टोटल एनर्जी कह दो या टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी लिख सकते हो, वो भी राइट है। टोटल एनर्जी पर यूनिट मास, वो भी राइट है। यानी कि जितनी एनर्जी इधर होगी उतनी ही एनर्जी लिक्विड के पास बी पर होगी। अल्टीमेटली बर्नौलीज थ्योरम is in accordance with law of conservation of energy. It's also in accordance with law of conservation of mass, कि जितना मास एंटर हो रहा है उतना ही मास निकल भी रहा है, वो कंटिन्यूटी भी वही कहता है। तो ये जो भी थियरम्स है, ये जो यूनिवर्सल लॉज है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उनके अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। तो चलो अब बर्नौलीज थियरम के हिसाब से बर्नौलीज इक्वेशन कैसा होगा वो देखते हैं, राइट। उसके साथ साथ ये टर्मिनोलॉजीज भी हमको बहुत अच्छे से आनी चाहिए।
और ये भी एक बात है या ऑब्जर्वेशन है जिसको हम प्रूव करेंगे। बर्नौलीज थ्योरम के डेरिवेशन में सबसे पहले तो कंसीडरेशन, राइट, एट ए let v be the velocity, v1 be the velocity, let it be at the height h1 and let the pressure be p1 and area of cross section be a1, and at b let area of cross section be a2, velocity be v2, height be h2 and pressure be p2। so बर्नौलीज थ्योरम का कंसेप्ट तो यही है कि वर्क डन, नेट वर्क डन, और हम लोग पर सेकेंड ले लेते हैं क्योंकि लिक्विड मोशन में है। सो वेलोसिटी हमको मिलने वाली है पर सेकेंड में, इसीलिए नेट वर्क डन पर सेकेंड विल बी इक्वल टू चेंज इन एनर्जी, राइट। सो अब इसमें सबसे पहले हम लोग नेट वर्क डन कैलकुलेट कर लेते हैं। नेट वर्क डन पर सेकेंड विल बी इक्वल टू, राइट, वर्क डन ऑन द फ्लूइड, वर्क डन ऑन लिक्विड पर सेकेंड माइनस वर्क डन बाय लिक्विड पर सेकेंड। सो वर्क डन ऑन लिक्विड मतलब यहां पर हम उसको धक्का मारने वाले हैं और फिर वहां पर वो लिक्विड ऑटोमेटिकली फ्लो कर जाएगा, है ना। जमीन से हम टंकी में पानी लगाते हैं, पानी में चढ़ाते हैं तो पंप वर्क डन करता है, फिर टंकी में से पानी तो ऑटोमेटिकली पानी खुद कर देता है वर्क डन। सो वर्क डन ऑन लिक्विड पर सेकेंड माइनस वर्क डन बाय लिक्विड पर सेकेंड। वर्क डन का फॉर्मूला, वर्क डन मिलेगा प्रेशर, राइट, इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे मिलेगा, A1 इंटू वेलोसिटी 1, राइट, एरिया इंटू वेलोसिटी। ये वॉल्यूम फ्लो रेट मैंने पहले समझाया हुआ है कि वॉल्यूम फ्लो रेट विल बी एरिया इंटू वेलोसिटी, और पर सेकेंड हट जाएगा क्योंकि वेलोसिटी इज डिस्टेंस पर सेकेंड, तो इसीलिए हम लोग पहले से ही पर सेकेंड लेकर चल रहे हैं। चेंज इन एनर्जी पर सेकेंड। सो एरिया इंटू वेलोसिटी एंड सेम वे हियर दूसरे पॉइंट पे होगा प्रेशर P2, एरिया 2 इंटू वेलोसिटी। इसको फर्दर इवेल्युएट करके हम ऐसा लिख सकते हैं कि P1 और ये प्रिंसिपल के हिसाब से, कौन से प्रिंसिपल के हिसाब से, बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमको पता है कि A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को हम ले लेते हैं वॉल्यूम, राइट। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वही कहता है कि जितना वॉल्यूम एंटर करेगा उतना ही वॉल्यूम एग्जिट करेगा। तो एरिया इंटू वेलोसिटी, कुछ वॉल्यूम अंदर गया, यहाँ पर कुछ वॉल्यूम बाहर आया, ये दोनों सेम ही होंगे, मतलब एरिया और एरिया के हिसाब से वेलोसिटी अपने आप को एडजस्ट करेगी। सो इसको यूज करते हुए P1 इंटू वॉल्यूम माइनस P2 इंटू वॉल्यूम, ये आ गया नेट वर्क डन। फिर आगे हम कैलकुलेट करते हैं चेंज इन एनर्जी पर सेकेंड। सो चेंज इन एनर्जी पर सेकेंड विल बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर सेकेंड प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, m, राइट, g h2 माइनस mg h1 पर सेकेंड। पर सेकेंड लिखने की जरूरत नहीं है, ये प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल हाफ m v2 स्क्वायर, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m v1 स्क्वायर। अब दोनों को इक्वेट कर दो, दोनों को इक्वेट करेंगे हम तो P1v माइनस P2v इक्वल टू mg h2 माइनस mg h1
प्लस हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस हाफ एम वी वन स्क्वायर। सारे वन वाले टर्म्स को एक साइड ले जाओ, सो पी वन वी प्लस एम जी एच वन प्लस हाफ एम वी वन स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी टू वी प्लस एम जी एच टू प्लस हाफ एम वी टू स्क्वायर, राइट। सो अल्टीमेटली इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है, देयरफॉर पी वी प्लस एम जी एच प्लस हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये है बर्नौलीज इक्वेशन। प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, दैट सम इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट। तो दिस इज द वन फॉर्म ऑफ द बर्नौलीज इक्वेशन। अब इसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, कैसे? तो इसी इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड बाय मास कर दूं, डिवाइडिंग बाय मास m, राइट, तो ये हो जाएगा पी वी अपॉन एम प्लस जी एच प्लस हाफ वी स्क्वायर। चलो पूरा एक्सपांडेड फॉर्म में एक बार लिख ही देता हूं कि एम जी एच डिवाइडेड बाय एम प्लस हाफ एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, एम एम कैंसल, एम एम कैंसल, वॉल्यूम अपॉन मास, राइट। सो वो डेंसिटी के हिसाब से हम लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला है ना, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को नीचे ले जाओ, मास अपॉन वॉल्यूम, यानी वो हो जाएगी डेंसिटी। सो P बाय रो प्लस जी एच प्लस हाफ वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये दूसरा फॉर्म है बर्नौलीज इक्वेशन का। मतलब न्यूमेरिकल्स करोगे तब या तो पहला वाला या दूसरा वाला और एक और तीसरा वाला भी फॉर्मेट है। क्या है वो फॉर्मेट? ऐसा कि ये जो हमारा इक्वेशन था इसको डिवाइडिंग, ये इसको हम कहते हैं एनर्जी पर यूनिट मास। ये एनर्जी का इक्वेशन था, दिस इज द एनर्जी पर यूनिट मास रिमेन कांस्टेंट। ये एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, इसको हम कहते हैं एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि ये सब टर्म्स एनर्जी के टर्म्स में है और ये पर यूनिट मास के टर्म्स में है, तो एनर्जी पर यूनिट मास रिमेन्स कांस्टेंट। अब इसका तीसरा फॉर्म है, राइट। तीसरे फॉर्म के लिए हम डिवाइड करते हैं वॉल्यूम से। सो डिवाइडिंग 1 बाय वी वॉल्यूम, सो हो जाएगा P प्लस मास अपॉन वॉल्यूम देगा डेंसिटी, तो ये m अपॉन वी को मैं डायरेक्टली रो लिख देता हूं, रो जी एच प्लस हाफ, राइट, m अपॉन वी को रो वी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। सो ये तीसरा फॉर्म है बर्नौलीज थियरम का या इक्वेशन का, विच गिव्स एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, रिमेन कांस्टेंट। तो क्या कह रहा था बर्नौलीज थियरम के एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, एनर्जी पर यूनिट मास रिमेन्स कांस्टेंट, ऐसे भी कह दो, राइट। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, ऐसे भी कह दो, तीनों फॉर्मेट में। फिर इसके बाद में है ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, इसको डिवाइड बाय जी करना है, डिवाइडिंग 2 बाय ग्रेविटी जी। तो P बाय रो जी प्लस एच प्लस वी स्क्वायर बाय 2g इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, राइट। ये भी बर्नौली के फॉर्मेट में ही है। इसको हम कह सकते हैं एनर्जी पर यूनिट लेंथ रिमेन्स कांस्टेंट। इसमें
राइट। ये जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं प्रेशर हेड। राइट। ये भी न्यूमेरिकल्स में बहुत काम में आने वाला है। इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल हेड। क्या होता है हेड का मतलब? और v²/2g इसको हम कहते हैं काइनेटिक हेड। हेड का मतलब है कि मैग्नीट्यूड। इसका भी डायमेंशन लेंथ में है, इसका भी डायमेंशन लेंथ में ही मिलेगा, इसका भी डायमेंशन लेंथ में ही मिलेगा, इसीलिए हम वर्ड हेड यूज करते हैं। और हेड मतलब इसकी वैल्यू सिंपल मैग्नीट्यूड के टर्म्स में आएगी। राइट, सिंपल मैग्नीट्यूड के टर्म्स में आएगी, मीटर के टर्म्स में। सो उससे हमको जो भी एडजस्टमेंट करना रहता है फ्लूइड के डायनामिक्स में वो काफी आसान हो जाता है। सो प्रैक्टिकली ये वाला फॉर्मेट इंडस्ट्रीज में काफी यूज होता है। प्रेशर हेड, ग्रेविटेशनल हेड और काइनेटिक हेड इक्वल टू कांस्टेंट। सो ये टर्मिनोलॉजीज क्लियर हो गई होनी चाहिए। व्हाट इज प्रेशर हेड गिवन बाय P/ρg, ग्रेविटेशनल हेड गिवन बाय H एंड वेलोसिटी हेड गिवन बाय v²/2g। स्टैटिक प्रेशर और डायनामिक प्रेशर। स्टैटिक प्रेशर इट इज P एंड डायनामिक प्रेशर इज हाफ रो वी स्क्वायर। मोशन में चलते हुए लिक्विड का प्रेशर उसको हम कहते हैं डायनामिक प्रेशर, हाफ रो वी स्क्वायर। फिर ये लास्ट वाला स्टेटमेंट, द वेलोसिटी इंक्रीजेस प्रेशर डिक्रीजेस, वो भी एक बर्नौलीज प्रिंसिपल के हिसाब से है। तो इसको इसी पेज के अंदर इसी इक्वेशंस में जैसे ये था, इफ पाइप या ट्यूब इज हॉरिजॉन्टल, अगर हॉरिजॉन्टल है तो H1 इक्वल टू H2 इक्वल टू 0, मतलब वो सेमी हाइट पे मेंटेन रहेगा। राइट, हाइट का डिफरेंस 0 मिलेगा। H1 माइनस H2 ये इधर लेकर जाओगे तो H2 माइनस H1 तुमको 0 मिलेगा। उस केस में हम ऐसा लिख सकते हैं P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, हॉरिजॉन्टली अगर लिक्विड मूव कर रहा है तो इससे क्या हमको पता चलता है, इस चीज को कांस्टेंट रखना है। अगर प्रेशर बहुत सारा बढ़ा दोगे तो वेलोसिटी को कम करना पड़ेगा, तो ही ये चीज कांस्टेंट मेंटेन हो पाएगी। कांस्टेंट मेंटेन हो पाएगी यानी प्रेशर बढ़ा दोगे, वेलोसिटी को कम करोगे तो ही फ्लो लेमिनार रहेगा। अगर प्रेशर बहुत बढ़ा दिया, वेलोसिटी भी बहुत रहने दी, तो फ्लो लेमिनार नहीं रहेगा, टर्बुलेंट हो जाएगा। टर्बुलेंट हो जाएगा फ्लो मतलब पाइपलाइन फट जाएगी। तो इस इक्वेशन में से ये स्टेटमेंट निकल कर आता है कि in order to maintain the flow laminar, right, if the pressure goes high, velocity should decrease, and in turn if the velocity is high, the pressure must decrease। और ये रियलिस्टिकली ट्रू भी है। ये सेंटेंस को हम प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऐसे कह सकते हैं कि चलती हुई ट्रेन के पास में नहीं खड़ा रहना चाहिए, है ना, ट्रेन खींच लेती है। ट्रेन खींच नहीं लेती है, चलती हुई ट्रेन के पास वाली हवा भी स्पीड में होती है। अल्टीमेटली मैं यहां पर हूं, ट्रेन यहां पर है, राइट, तो ट्रेन के साथ वाली हवा भी स्पीड में है, यानी यहां पर वेलोसिटी बहुत ज्यादा है हवा की, यानी प्रेशर कम है। बट मेरे पीछे की तरफ वाली हवा तो स्टेबल है, वहां पर प्रेशर नॉर्मल है। आगे की तरफ प्रेशर कम, पीछे की तरफ प्रेशर ज्यादा, तो ऑटोमेटिकली मुझे धक्का लग जाएगा फिजिक्स के हिसाब से, और मैं चलती हुई ट्रेन के अंदर उसके साथ टकरा जाऊंगा। सो दैट इज बर्नौलीज थियरम। फिर नेक्स्ट आता है
limitations of Bernoulli's theorem while deriving the Bernoulli's spelling mistake है LLIS equation, it is assumed that velocity of every particle of the liquid across any cross section of the tube is uniform. Practically it is not correct. मतलब यही कि भाई फ्लो लैमिनार है, बट ऐसा जरूरी नहीं है. टर्निंग पॉइंट आता है तो फ्लो अपनी लैमिनारिटी खो बैठता है, वो टर्बुलेंट हो जाता है. Practically it is not correct. In fact, the particles of the liquid in the innermost layer have maximum velocity and those in the tube have the least velocity. Therefore, we should take the mean velocity of the liquid. Actually में हमने ऐसा ही assume कर लिया है कि पूरे liquid की velocity v है, पर laminar flow के हिसाब से बाहर के layers धीरे मूव कर रहे हैं, अंदर के layers फास्ट मूव कर रहे हैं, तो इन सबकी एवरेज वेलोसिटी लेनी चाहिए. मतलब कि हमको क्वेश्चन में जो भी वेलोसिटी दी हुई रहेगी वो मीन वेलोसिटी ही होगी. द विस्कस ड्रैग ऑफ द लिक्विड विच कम्स इनटू प्ले व्हेन द लिक्विड इज इन मोशन हैज नॉट बीन टेकन इनटू अकाउंट. अगर अकाउंट में ले लेते हो मतलब वो पीएचडी का टॉपिक हो गया. फिलहाल स्कूल लेवल के लिए हम बर्नौलीज इक्वेशन में विस्कस ड्रैग को इंक्लूड नहीं करते. While deriving the above equation, it is assumed that there is no loss of energy. However, थोड़ी बहुत एनर्जी लॉस होती है हीट की वजह से. If the liquid is flowing along the curved path, the energy is also lost due to centrifugal force, जो कि इसमें कंसिडर नहीं हुआ है. बट ये क्योंकि बहुत कम होती है तो इसको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हर बार कुछ ऐसा गोल 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 घूमते हुए लिक्विड नहीं जाता है. टर्निंग मतलब थोड़ा टर्निंग आता है, राइट. ऐसे गया फिर वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहां पर एल्बो आता है ऐसे. सो उतनी ही पार्ट में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से एनर्जी डिक्रीज होती है, तो उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं. बर्नौलीज थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ए टर्बुलेंट फ्लो ऑफ द लिक्विड. तो फ्लो अगर लेमिनार है, स्ट्रीमलाइन है तो ही एप्लीकेबल है, अदरवाइज इट इज नॉट एप्लीकेबल. एप्लीकेशंस ऑफ द बर्नौलीज थ्योरम. बर्नौलीज थ्योरम के जितने भी एप्लीकेशंस है वो इसी चीज पे डिपेंडेंट है कि वेलोसिटी एंड प्रेशर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. एडिशनली एरिया और जो वो A1 V1 था ना, A1 V1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. सो एरिया इनटू वेलोसिटी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. इस पर भी बेस्ड है. मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस इसी पे बेस्ड है. अब देखो एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम. एटोमाइजर और स्प्रेयर. ऐसी स्प्रे गन या स्प्रे बॉटल्स आती है, राइट. गार्डन में पौधों पे वगैरह कीटनाशक या पानी छिड़कने के लिए काम में आती है. तो इसमें क्या होता है कि हम जब नोजल को या हैंडल को प्रेस करते हैं तो हवा स्पीड में जाती है. अब हवा स्पीड में जाती है, वेलोसिटी हाई. वेलोसिटी हाई है मतलब इस ट्यूब में प्रेशर कम हो गया. अब इस ट्यूब में प्रेशर कम हो जाएगा. यहां पर तो ऑलरेडी एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट हो ही रहा है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से प्रेशर ज्यादा है इसके अंदर, तो ये लिक्विड ऑटोमेटिकली ऊपर सक हो जाएगा. और ऊपर सक हो जाएगा मतलब कि यहां पर से जो हवा गुजर रही है उसके साथ मिक्स होके टाइनी टाइनी पार्टिकल्स या स्प्रे का फॉर्म ले लेगा. सो एटोमाइजर और स्प्रेयर, राइट. The flowing air in the atomizer has a high velocity. Ultimately, the pressure in the nozzle is less, which results in the sucking up of the liquid. Hence, that sucked up liquid get mixed up with the air and forms the fine particles or forms the spray. एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम. लिफ्ट ऑफ एन एरोप्लेन. एरोप्लेन भी जो हवा में उड़ता है वहां पर भी बर्नौलीज प्रिंसिपल ही एप्लीकेबल है. प्लेन का हवा में उड़ना उसकी वजह है उसकी पंख. सो रियलिस्टिकली उसके पंख देखे हो तो ऐसे होते हैं, और ये जो साइड होती है ना वहां पर ऐसा रहता है, और ये जो पार्ट है ऊपर नीचे हो सकता है. सो इसको सिंपल फॉर्मेट में ऐसे कह दो, ये पार्ट ऊपर नीचे होकर जो स्ट्रीम लाइन है या तो शेप है उसको चेंज करता है. अब कंसेप्ट क्या है
हवा जो आती है एरोप्लेन की विंग्स पर, जब प्लेन मोशन में आता है, दौड़ता है जब प्लेन, तो ऊपर वाली हवा, राइट, ऊपर वाली हवा ज्यादा लंबे रास्ते से गुजरती है। ऑप्शन नहीं है उसके पास, क्योंकि ये शेप की वजह से हवा कट गई। हवा कट गई यानी कुछ हवा ऊपर की तरफ से गई, कुछ हवा नीचे की तरफ से गई। जो हवा ऊपर की तरफ से जा रही है उसको लंबा रास्ता काटना पड़ेगा, अल्टीमेटली वो ज्यादा वेलोसिटी से मूव करेगी। यहां पर तो अगेन वो बर्नौलीज थ्योरम के हिसाब से ही यहां पर वॉल्यूम वी था, तो यहां पर भी वॉल्यूम वी ही मिलना चाहिए। तो जितनी हवा ऊपर गई उसको लंबा रास्ता काटना है, अल्टीमेटली वेलोसिटी ज्यादा तो प्रेशर कम। नीचे वाली हवा को छोटा रास्ता काटना है तो वेलोसिटी कम, अल्टीमेटली प्रेशर ज्यादा। अब ये मत बोलना हवा को क्यों खुद की वेलोसिटी बढ़ा लेनी है या क्यों उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है पंख के नीचे। नेचुरल है, ये सब चीजें नेचुरल ऑब्जर्वेशन से ही एग्जिस्टेंस में आई है और ऐसा ही रहता है। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता कि यहां से v वॉल्यूम की हवा को पंख ने काटा और यहां पर लेट से v/2 वॉल्यूम ही मिला, तो आधा वॉल्यूम हवा का कहां गया, गायब हो गया। ऐसा हो नहीं सकता। सो प्लेन उड़ रहा है तो उसका जो इतना पार्ट, राइट, जो टर्ब्यूलेंस फील करता है हवाई जहाज के पंख की वजह से, तो यहां पर जितना वॉल्यूम हवा का आया है उतना ही वॉल्यूम यहां से चले जाना चाहिए, और वो जाता ही है। ऐसा मत समझो कि प्लेन उड़ रहा है मतलब वो आसमान तक सारी हवा को डिस्टर्ब कर देता है या जमीन तक सारी हवा को डिस्टर्ब कर देता है। अपने आसपास की हवा डिस्टर्ब होती है, और वो डिस्टर्बेंस कुछ ऐसा होता है कि ऊपर की हवा स्पीड में गुजरती है, अल्टीमेटली लो प्रेशर, नीचे की हवा धीमे गुजरती है, अल्टीमेटली हाई प्रेशर। नीचे की तरफ प्रेशर हाई है यानी विंग्स पे ऊपर की तरफ प्रेशर लगेगा, विंग्स ऊपर उठेंगे, साथ साथ में एरोप्लेन भी ऊपर उठ जाता है। सो लिफ्ट ऑफ एन एरोप्लेन, इसको वर्ड्स में लिखना चाहो तो द एयर अबाव विंग्स, the air above wings has to cover a comparatively longer path, hence maintain higher velocity and conversely low pressure, whereas air below wings has to cover a short distance comparatively मतलब ऊपर नीचे की एयर के हिसाब से, hence less velocity and conversely high pressure. This high pressure at bottom lift up the wings and hence the aeroplane. तो इस तरह से एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो। फिर बर्नौलीज थ्योरम, फ्लाइंग अप ऑफ द रूफ्स ड्यूरिंग स्टॉर्म, स्ट्रॉन्ग नहीं है ये, स्टॉर्म। सो बहुत तेज हवा बहती है, राइट, तूफान के वक्त। तो हवा तेज है यानी यहां पर प्रेशर लो, हम तो बंद कमरे में बैठे हुए हैं जिसमें प्रेशर हाई, अल्टीमेटली हाई प्रेशर की वजह से ये सारे जो छपरे हैं उड़ जाएंगे, रूफ उड़ जाएंगे। अगर रूफ नहीं उड़ाना है, बिल्डिंग को कोलैप्स होने से बचाना है, तो थोड़ी खिड़की खुली रखो ताकि बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर एडजस्ट हो सके।
सब कुछ बंद करके अंदर बैठ जाओगे और तुमको लगेगा तूफान तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, तो फिजिक्स बिगाड़ देगा। बाहर की हवा ज्यादा स्पीड में है, प्रेशर लो है, अंदर की हवा राइट रेस्ट पे है, प्रेशर ज्यादा है, अल्टीमेटली बाहर की तरफ फटेगा, दीवार भी कोलैप्स हो सकती है। रूफ क्योंकि थोड़ा वीक है कंपेयर टू दीवार, इसलिए वो कोलैप्स हो जाएगा। पर अगर आप बड़ी इमारत में रह रहे हो तो वॉल्स कोलैप्स हो सकती है, खिड़की दरवाजे कोलैप्स हो सकते हैं, मतलब बाहर की तरफ फट सकते हैं। तो थोड़ी खिड़की या थोड़ा दरवाजा खुला रखना है सो दैट प्रेशर डिफरेंस मिनिमम हो। और बेस्ट चीज यही है कि अगर यहाँ पर ऐसे वेंटिलेटर के होल्स दिए हुए हैं तो खतरा मिनिमाइज किया जा सकता है। एप्लीकेशंस ऑफ द बर्नौलीज थ्योरम, मोशन ऑफ द स्पिनिंग बॉल, मैग्नस इफेक्ट। तो अगर क्रिकेट तुम्हें समझ में आता है तो दो टर्म्स तुमने क्रिकेट के रिस्पेक्ट में बहुत अच्छे से सुना होंगे, एक होता है स्पिन और दूसरा होता है स्विंग। तो स्विंग वाला डिस्कशन है, स्विंगिंग ऑफ द बॉल। तो पहली चीज है स्पिनिंग ऑफ द बॉल, पहला डायग्राम, यानी कि देखा होगा वो फुटबॉलर या वॉलीबॉल को ऐसे उंगली पे रख के ऐसा गोल गोल घुमाते हैं। तो उसमें क्या होता है, बॉल गोल गोल घूम रहा है, उसके आसपास की हवा भी गोल गोल घूमती है। जैसे ट्रेन चली तो उसके साथ वाली हवा भी स्पीड में होती है, वैसे बॉल गोल गोल घुमा तो उसके साथ वाली हवा भी गोल गोल घूमती रहती है, और कुछ खास नहीं है। अब अगर बॉल को तुमने सीधा फेंका तब भी कुछ खास इफेक्ट नहीं आने वाला है, मतलब कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर की हवा और नीचे की हवा इक्वल रास्ता ही काटने वाली है। तो प्रेशर ऊपर नीचे सेम ही रहने वाला है, कोई फर्क नहीं। यहाँ पे भी प्रेशर बॉल के चारों तरफ सेम ही रहने वाला है, कोई फर्क नहीं। पर अगर बॉल तेज भी फेंकी है और घुमाई भी है, बॉल घूम भी रही है और आगे भी जा रही है, रोटेशनल मोशन भी है, लीनियर मोशन भी है, तो उस केस में क्या होगा, ऊपर वाली हवा को बॉल का रोटेशन अपोज करेगा, राइट। ऊपर वाली हवा बॉल के रोटेशन को अपोज करेगी, अपोज द रोटेशन, और नीचे वाली हवा बॉल के रोटेशन को क्या कहते हैं, सपोर्ट करेगी। सो सपोर्ट्स द रोटेशन। इस वजह से क्या होगा, रोटेशन अपोज हो रहा है, मतलब ऊपर वाले हवा की वेलोसिटी कम हो जाएगी, नीचे वाले हवा की वेलोसिटी बढ़ जाएगी। अल्टीमेटली ऊपर वेलोसिटी कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा, नीचे वेलोसिटी ज्यादा है तो प्रेशर कम हो जाएगा। और जिस डायरेक्शन में प्रेशर कम है उस डायरेक्शन में बॉल टर्न ले लेगी, मतलब हवा में ही बॉल घूम जाएगी। इसको बहुत परफेक्टली फुटबॉलर करते हैं, क्योंकि पैरों से जो फोर्स देते हैं, और फुटबॉल काफी बड़ी भी है तो उसका स्पिन भी काफी पावरफुल होता है। स्पिन मतलब रोटेशन। और जो बॉल होती है, क्रिकेट की गेंद छोटी होती है, राइट, हाथ से ही घुमाना होता है उसको, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, मतलब प्रैक्टिस की जरूरत है। तो फुटबॉलर को अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो घुमा कर वो जब लात मारते हैं, बॉल घूमती हुई जाती है, ऐसे सीधी जाती जाती सडनली ऐसे टर्न ले लेती है। वो इसी रीजन की वजह से कि बॉल जब घूम रही है तो एक साइड पे प्रेशर ज्यादा, दूसरी साइड पे प्रेशर कम, अल्टीमेटली बॉल टर्न मार लेती है। क्रिकेट के केस में जो गेंद होती है उसकी एक साइड काफी शाइनिंग होती है और वो धागे की दूसरी साइड काफी रफ होती है। क्रिकेटर्स को देखा होगा ऐसे पोंछते रहते हैं पूरे खुद के शरीर से, बॉल को साफ नहीं करते, वो चमकी हुई साइड से डस्ट हटाते हैं, उसको और चमकाते हैं, और रफ साइड को रफ ही रहने देते हैं। बॉल को जब ऐसे फेंकते हैं, तो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है। अब उस प्रेशर डिफरेंस की वजह से बॉल या तो ऐसे स्टंप की तरफ चली जाती है या तो स्टंप से बाहर की तरफ चली जाती है। तो मैग्नस इफेक्ट मतलब डिफरेंस इन प्रेशर इन ए रोटेटिंग बॉल लीड्स इट टू चेंज द डायरेक्शन। फिर मोशन ऑफ द टू पैरेलल बोट्स, ये भी सेम ही है, मतलब ऐसा भी कह दो, दो ट्रेन पास पास में जा रही है लेट्स से 500 की स्पीड से, तो बीच वाली हवा भी 500 की स्पीड में रहेगी,
बीच वाली हवा 500 की स्पीड पे है, यानी वहां पे प्रेशर कम हो जाएगा, यानी दोनों ट्रेन ऐसे टकरा सकती है और वो कैटेस्ट्रॉफिक भी हो सकता है। वैसे ही बोट के साथ, दो बोट अगर हाई स्पीड में पास पास से जाएंगी तो बीच वाला पानी भी उतनी स्पीड में होगा, हवा भी उतनी स्पीड में होगी, प्रेशर कम हो जाएगा, बोट्स टकरा जाएगी। सो एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम सारे इसी पे बेस्ड है। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तुम्हें सिर्फ शब्द जोड़ने हैं उनको सही ढंग से एक्सप्लेन करने के लिए। फिर नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल, वेंचुरी मीटर। ये भी बर्नौलीज इक्वेशन का ही एप्लीकेशन है, राइट। बर्नौलीज इक्वेशन क्या था? P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये कौन सा वाला फॉर्मेट है? ये फॉर्मेट है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तीनों इक्वेशंस मैंने कहा बहुत परफेक्टली याद रहने चाहिए, राइट। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ये रहा, P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो कैसे यूज करते हैं बर्नौलीज इक्वेशन, उसका ये एक एप्लीकेशन है। तो वेंचुरी मीटर क्या काम में आता है? वेंचुरी मीटर का काम है यूज्ड टू मेजर द फ्लो ऑफ फ्लूइड नहीं, लिक्विड के स्पीड कितनी है वो मेजर करने के लिए काम में आता है। ये पूरा ही वेंचुरी मीटर है। इसका ये वाला जो एंड है, लेट से यहां से ऐसे ये पाइपलाइन गुजर रही है, राइट। तो इस पाइपलाइन को यहां से ओपन कर देते हैं। मतलब यहां पर ऑलरेडी लेट से ऐसा अरेंजमेंट रखा ही होता है, लेट से ऐसा टी जंक्शन बना देते हैं। ये टी जंक्शन, यहाँ पे भी एक टी जंक्शन, तो ये वाला एंड इधर लगा देते हैं, ये वाला एंड इधर लगा देते हैं। मे भी परमानेंटली भी लगा हुआ हो, अगर इंडस्ट्री वगैरह है, प्रेशर या स्पीड लिक्विड की बहुत मैटर करती है तो ये परमानेंटली भी लगा हुआ हो सकता है। और एडिशनली इसके साथ में मीटर भी रहता है जो हमको दिखा देता है स्पीड क्या है। वो मीटर किस कंसेप्ट पे काम करता है वो अब हम डिराइव करेंगे। तो इसके डेरिवेशन में, राइट, ये पूरा वेंचुरी मीटर, यहां पर है वेलोसिटी v1 और यहां पर है वेलोसिटी v2, यहां पर है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a1, यहां पर है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन v2। जो लिक्विड फ्लो हो रहा है वो है रो, और यहां पर जो ये यू ट्यूब में लिक्विड भरा हुआ है लेट से वो है रो एम। दोनों सेम भी हो सकते हैं, सेम नहीं भी हो सकते हैं। अब लिक्विड के फ्लो की वजह से वेलोसिटी के डिफरेंस के हिसाब से प्रेशर अलग अलग होंगे, राइट। यहां पर होगा लेट से प्रेशर P1, यहां पर होगा प्रेशर P2। प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये जो यू ट्यूब में लिक्विड है वो सेम लेवल पे मेंटेन नहीं रहेगा, राइट। वो मे भी किसी साइड से अंदर दब जाएगा, दूसरी साइड जहां पर वेलोसिटी ज्यादा है वहां पर लिक्विड ऊपर की तरफ आ जाएगा। सो हम क्या करते हैं? अप्लाइंग बर्नौलीज थियरम एट ए एंड बी, यानी कि एनर्जी एट ए, चाहो तो इसको पर सेकेंड लिख दो, नहीं लिखो तो अभी इट्स एज्यूम्ड कि वो पर सेकेंड ही है क्योंकि लिक्विड मोशन में है इसीलिए, और कुछ नहीं। सो एनर्जी एट ए, राइट, हमारा इक्वेशन P1 एट ए प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, और एनर्जी एट बी पे प्रेशर है P2, हाइट है रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। अब ये वेंचुरी मीटर तो हॉरिजॉन्टल ही है, हॉरिजॉन्टल है उसका मतलब H1 इज इक्वल्स टू H2, राइट। ऐसे पाइप जा रही है, वेंचुरी मीटर यहां पर लगा हुआ है तो हॉरिजॉन्टल ही है, तो हाइट में कोई डिफरेंस नहीं है। सो अल्टीमेटली ये दोनों टर्म्स कैंसल हो जाएंगे। सो इक्वेशन अब बनेगा P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, राइट। अब इस इक्वेशन से तुम वेलोसिटी आइडेंटिफाई कर सकते हो लिक्विड की, कि भाई
अगर तुमको पॉइंट ए पे ढूंढना है तो पॉइंट ए पे ढूंढ सकते हो कि वेलोसिटी कितनी होगी, दूसरे पॉइंट पे, दूसरे किसी पॉइंट पे ढूंढना है तो वहां पर भी ढूंढ सकते हो कि वेलोसिटी कितनी होगी। अब इसको हम रीअरेंज करें तो P1 माइनस P2 विल बी इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। फर्दर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के हिसाब से A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2 है ना, तो इसको भी यूज कर सकते हो तुम। बट अगर हम उसको रिप्लेस कर दे, लेट से मैं V1 को कॉमन निकाल देता हूं, ये जस्ट अलग अलग मैन्युपुलेशंस है। हाफ रो, राइट, V1 को मैंने कॉमन निकाल दिया तो V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर अपॉन V1 स्क्वायर माइनस 1, V2 को भी कॉमन निकाल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। P1 माइनस P2, ये प्रेशर डिफरेंस जो है इस हाइट से कैलकुलेट हो पाएगा। सो हाइट इंटू डेंसिटी, जो भी मटेरियल यूज किया, इंटू ग्रेविटी इज इक्वल्स टू हाफ रो V1 स्क्वायर। V2 स्क्वायर बाय V1 स्क्वायर को मैं A1 स्क्वायर बाय A2 स्क्वायर लिख सकता हूं। मतलब ये जो मैन्युपुलेशन या रीअरेंजमेंट कर रहा हूं उससे मुझे वेलोसिटी V1 मिल जाएगी। सो फाइनली V1 को अगर मैं सब्जेक्ट बनाऊं तो स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस हाइट डेंसिटी इंटू ग्रेविटी अपॉन ट्वाइस हाइट डेंसिटी इंटू ग्रेविटी अपॉन डेंसिटी इंटू A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर माइनस 1, ये मुझे वेलोसिटी मिल जाएगी लिक्विड की कि V1 पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, 2h रो mg, राइट, रो। फिर इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मतलब मैन्युपुलेशन के स्क्वायर रूट ऑफ 2h रो mg अपॉन रो, ये रो जो लिक्विड फ्लो हो रहा है वो है, रो m वो लिक्विड है जो ट्यूब के अंदर है। अब इसको मैं A2 कॉमन निकाल दूं, राइट, तो A2 स्क्वायर को कॉमन निकाल दूं तो A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर, कॉमन नहीं निकालना है मुझको, ऐसे। फिर ये हो जाएगा V1 विल बी इक्वल टू A2, राइट, डिनोमिनेटर में है और स्क्वायर में है तो रूट के बाहर निकल जाएगा। फिर बचेगा 2h रो m इंटू जी, रो इंटू A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, करेक्ट। सो ये था इक्वेशन जिससे मुझे मिलेगी वेलोसिटी, राइट, ऐसे भी मिल सकती है, ऐसे भी यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मुझे वॉल्यूम ढूंढना है, अगर मुझे वॉल्यूम ढूंढना है तो क्या, तो अगर मुझे वॉल्यूम ढूंढना है तो ये तो वेलोसिटी मिली मुझे, वॉल्यूम के लिए मैं थ्रू आउट A1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2h रो m इंटू जी अपॉन रो A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, A1 V1 मुझे मिलेगा वॉल्यूम। सो ये वॉल्यूम फ्लो रेट, एक्चुअली वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम फ्लो रेट, या तो इसको क्यू भी कहते हैं, वॉल्यूम फ्लो रेट को क्यू भी कहते हैं कि कितना वॉल्यूम फ्लो हो रहा है पर सेकेंड में। तो वेंचुरीमीटर और उसके इक्वेशंस, वेलोसिटी का इक्वेशन, वॉल्यूम फ्लो रेट का इक्वेशन। फिर नेक्स्ट आता है टॉर्सिलिस थ्योरम, वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स। ये भी वंस अगेन बर्नौलिस थ्योरम का ही एप्लीकेशन है। वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स यानी वेलोसिटी ऑफ लिक्विड फॉलिंग आउट फ्रॉम एन ओपनिंग। तो कहीं पर भी अगर छेद हो जाता है टंकी के अंदर तो वहां से लिक्विड किस वेलोसिटी के साथ बाहर निकलेगा। सो अप्लाइंग बर्नौलिस थ्योरम, राइट, एनर्जी पर सेकेंड एट A इज इक्वल्स टू एनर्जी पर सेकेंड एट B।
या ओ, यहां पर ओ लिखा हुआ है तो इसको मैं ओ ले लेता हूं, ओ पे और ए पे। सो ए पे कौन सी एनर्जी है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी तो एक्ट हो ही रहा है, रो जी हाइट पे है, यानी उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है, और काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी क्योंकि यहां पर तो लिक्विड रेस्ट पे है। बाहर की तरफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी तो एक्ट हो ही रहा है, राइट, और पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई क्योंकि लिक्विड अब फ्री हो गया, राइट, कहीं पे बंधा हुआ नहीं है, फ्री हो गया, तो अब उसके पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, बट वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक के फॉर्म में आ गई। ये मैंने कौन सा बर्नौलीज इक्वेशन का फॉर्मेट यूज किया है? पर यूनिट वॉल्यूम वाला। सो पर यूनिट वॉल्यूम वाला यूज किया है। पीपी गेट्स कैंसल्ड, रो जी एच इज इक्वल्स टू हाफ रो वी स्क्वायर, रो गेट्स कैंसल्ड, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh, v इज इक्वल्स टू √2gh। ये हो गई वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, यानी जो भी लिक्विड बाहर निकलेगा छेद में से उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? ग्रेविटी। और वो छेद कितनी हाइट पे है? हाइट हमेशा फ्री सरफेस से ही मेजर करनी है, कितनी हाइट पे है, राइट, उस पर डिपेंड करेगा। ज्यादा हाइट पे है मतलब ऊपर से ज्यादा हाइट पे है, वेलोसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। फिर नेक्स्ट है ब्लड फ्लो एंड हार्ट अटैक। ब्लड फ्लो और हार्ट अटैक। हार्ट अटैक किस वजह से आता है? अगेन यहाँ पर बर्नौलीज थियरम का ही एप्लीकेशन है हार्ट अटैक में। तो हार्ट अटैक में क्या होता है? आर्टरीज में खून बहता है। अब आर्टरीज पे जब फैट का लेयर बढ़ जाता है, राइट, एक्यूमुलेशन ऑफ प्लेक यानी फैट का लेयर, फैट का लेयर बढ़ जाता है, तब आर्टरीज में यहां पर देखो फैट डिपॉजिट हो गया। फैट डिपॉजिट हो गया मतलब क्या हो गया? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो गया। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो गया तो क्या हो जाएगा? खून के बहाव बढ़ जाएगा, वेलोसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम फ्लो रेट तो मेंटेन होना ही है। जितना वॉल्यूम यहां पर है उतना ही वॉल्यूम यहां पर पहुंचना चाहिए। सो वॉल्यूम फ्लो रेट तो मेंटेन होनी ही चाहिए, और खून भी इनकॉम्प्रेसिबल ही है पानी की तरह। सो एरिया घट गया आर्टरीज का तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। कन्वर्सली वेलोसिटी प्रेशर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी बढ़ गई है मतलब प्रेशर घट जाएगा। अब वेलोसिटी इधर खून की बहुत ज्यादा हो गई है मतलब प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम हो गया है तो और ज्यादा खून यहां पर बहने की कोशिश करेगा, और ज्यादा खून बह रहा है मतलब हार्ट और जोर जोर से पंप मारने लगेगा। सो और जोर जोर से हार्ट पंप मारने लगेगा, वेलोसिटी ज्यादा, प्रेशर कम हो जाएगा तो ये और सिकुड़ने लगेगा। प्रेशर कम हो गया यहां पर तो ये नर्व और सिकुड़ जाएगी, मतलब ये आर्टरी इवेंचुअली चोक हो जाएगी, खुलेगी वापस चोक हो जाएगी, खुलेगी वापस चोक हो जाएगी। दर्द होता है गजब का, हार्ट अटैक। खासकर खराब ईटिंग हैबिट्स की वजह से ही आता है हार्ट अटैक, राइट। तो सबसे पहले एरिया घट जाता है जिसकी वजह से खून का बहाव बढ़ जाता है, जिसकी वजह से प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से आर्टरी स्ट्रोक हो जाती है, आर्टरी खुद की जगह पर वापस आने की कोशिश करती है, बट क्योंकि प्लेक जमा हुआ है तो फिर से एरिया कम हो गया, फिर से वेलोसिटी बढ़ गई, फिर से प्रेशर कम हो गया, फिर से आर्टरी चोक। अल्टीमेटली आर्टरी की जो रिजिडिटी होती है वो खत्म होने लगती है, हार्ट अटैक, उसको कहते हैं हार्ट अटैक। व्हाट इज ब्लड प्रेशर? हार्ट पंप करता है ब्लड को, सिर तक भी लेके जाना है, पैर तक भी लेके जाना है, राइट, कुछ प्रेशर मेंटेन करता है वो। जो हमारा दिमाग है वहां पर प्रेशर कुछ 9.3 किलो पास्कल, हार्ट 13.3 किलो पास्कल से पंप करता है, और पैरों में प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। सो स्टैंडिंग कंडीशन में प्रेशर का डिफरेंस काफी है। जब हम सो जाते हैं तो प्रेशर ऑलमोस्ट हर जगह पे 13 पॉइंट समथिंग होता है, रिलैक्स्ड कंडीशन, सो गए। इसीलिए कहते हैं बीमार हो तो आराम करो, हार्ट को कम वर्क करना पड़ेगा, अल्टीमेटली बॉडी रिलैक्स्ड कंडीशन में रहेगी। तो आराम करना अच्छी बात है, बॉडी का प्रेशर मेंटेन होता है, जहां पर भी लगा हुआ है दर्द है उन चीजों को ठीक होने में हेल्प मिलती है। फिर
सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर, हार्ट जब सिकुड़ता है, राइट, और हार्ट जब फैलता है। सो ड्यूरिंग ए हार्ट बीट द गेज प्रेशर इन द हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम गोज थ्रू ए मैक्सिमम as the blood is pumped by the heart called systolic pressure and minimum as the heart relaxes। तो जब हार्ट प्रेस होता है तो ब्लड बाहर धक्का लगता है, उसको कहता है सिस्टोलिक प्रेशर, और हार्ट जब फैलता है, राइट, रिलैक्स होता है, राइट, तो खून का प्रेशर कम हो जाता है, जिसको हम कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। ब्लड प्रेशर को ऐसे ही मापते हैं, राइट, सिस्टोलिक इज टू डायस्टोलिक 120:80। इंसानों और उसके वर्कलोड के हिसाब से ये काफी वेरी करता है, राइट। रील्स वगैरह डॉक्टर्स वगैरह कहते हैं इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, ऐसा नहीं है। ये नॉर्मल कंडीशन में भी काफी वेरिएशंस होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है 120 सिस्टोलिक होना चाहिए, 80 डायस्टोलिक होना ही चाहिए, ऐसा नहीं होता है। डिपेंडिंग अपॉन योर वर्क एनवायरनमेंट, योर वर्किंग कंडीशंस, राइट, टेम्परेचर्स, ये प्रेशर्स काफी ज्यादा भी हो सकता है, ये काफी कम भी हो सकता है, बट इट्स नॉर्मल। हाँ, वो हार्ट पे प्लेक जम गया है बैड ईटिंग हैबिट्स की वजह से, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिजिकल एक्सरसाइजेस मेंटेन रखनी चाहिए हमें, सो दैट आर्टरीज वेन्स खुली हो, ब्लड की आवाजाही बहुत कंफर्टेबल हो। सो दैट इज सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। और यहीं पर ये फ्लूइड डायनामिक्स, खास करके लिक्विड डायनामिक्स का डिस्कशन खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल से काफी सारे डायनामिक्स पे बेसिस पे वो हम डिस्कस करेंगे। तब तक ये थियरीज फॉर्मूलाज लिखो, रिवाइज करो, मेमोराइज करो। बाय बाय।